A very good morning to all the students. My name is Professor Ankit, and today we are going to continue with the chapter 2, the Canadian healthcare system, and it is the part 2. So before starting, we will discuss a little bit. The part 1 is discussed, that has covered the act, that is the Canadian Health Act. और अब इस पार्ट के अंदर क्या होगा कि हम आगे का पोर्शन देखेंगे कि क्या था हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल ऑफ हेल्थ. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन. प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी. तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी की. तो प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी के अंदर जनरली यहाँ पे जो हम तीनों ही डिस्कस करने लगे हैं, फर्स्टली हम प्राइमरी करेंगे, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी. तो यहाँ पे देखो, प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट मोस्ट पीपल हैव विद द हेल्थ केयर सिस्टम, एग्जाम्पल थ्रू अ डॉक्टर, अ नर्स और एनी अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और परहैप्स थ्रू फोन बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज. तो जब भी कोई पर्सन बीमार होता है तो वो सबसे पहले हॉस्पिटल को या फिर डायरेक्टली नर्स को या डॉक्टर को कंसल्ट करता है. किन किन चैनल्स के थ्रू? आप फ़ोन से कांटेक्ट करते हो, आप ईमेल से भी कांटेक्ट करते हो, आप फिजिकली विजिट भी करते हो. तो ये सभी चीज़ें प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर आती हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, जो इलनेस होती है वो छोटी से लेकर बड़ी तक हो सकती है. ठीक है. प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी यूजुअली टेक्स प्लेस इन द कम्युनिटी, बट इट कैन ऑल्सो टेक प्लेस विद इन अ हॉस्पिटल. अब कम्युनिटी के मतलब क्या है कि वहाँ पे जैसे छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं, चेकअप है. फॉर एग्जांपल किसी मॉल के अंदर हेल्थ का चेकअप कैंप लग गया, किसी पार्क के अंदर कैंप लग गया, वहाँ पे नर्सेज ने या फिर हेल्थ सपोर्ट वर्कर्स ने एक कैंप लगा दिया. तो वहाँ पे आपकी चेकिंग हो गई, ये कम्युनिटी का सेटअप हो गया. और इन द हॉस्पिटल, यानी कि किसी हॉस्पिटल के अंदर ऑप्शन आ गई है कि आप अपना हेल्थ केयर वहाँ से चेकअप करवा सकते हो. So that is the way. Primary healthcare delivery offers a wide range of services focusing mostly on health promotion, early diagnosis of disease और disability. तो ये क्या है, जनरली डिजीज प्रिवेंशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर क्या किया जाता है, कुछ चेकअप कैंप्स लगा देते हैं, कुछ डायग्नोस्टिक के लिए टेस्ट्स ओपन कर देते हैं. जैसे आपने देखा होगा पार्क्स में जाते हैं, वहाँ पे बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स का चेकअप कैंप लगा होता है, या फिर वो आपको हार्ट हेल्थ के बारे में कुछ बता रहे हैं, या फिर योगा कैंप लगा, उसमें कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रमोशंस कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर. अब इसके बाद हम मूव करते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर के ऊपर. सेकेंडरी हेल्थ केयर डिलीवरी इंक्लूड्स असेसमेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव सर्विसेज दैट आर एसोसिएटेड विद मोर कॉम्प्लेक्स मेडिकल इश्यूज. अब मान लीजिए कि आपको खांसी हो गई, तो आप गए प्राइमरी हेल्थ केयर में, वहाँ पे उन्होंने आपको बता दिया कि खांसी है, थोड़ी सी मेडिसिन ले लो एंड आप ठीक हो जाओगे. एंड आफ्टर फ्यू डेज आपको पता लगा कि आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है ना, तो वो क्रॉनिक हो गई है, थोड़ा सी लॉन्ग टर्म हो गई है, मे बी सम अदर इशू इज देयर. तो वहाँ पे काम आता है सेकेंडरी हेल्थ केयर का. तो जो कुछ कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, है ना, कुछ मोर कॉम्प्लेक्स हो गए, मतलब सिंपल खांसी नहीं थी, 4-5 दिनों की दवाई से आपको ठीक हो जाना चाहिए था, बट वो नहीं हुए, मे बी दिस इज समथिंग मोर complicated. So this type of care is generally provided by specialist physicians and other specialized healthcare providers. तो more specialized doctors हो जाते हैं. For example, कि अगर किसी को कोई चेस्ट के रिलेटेड, है ना, उसको खांसी बहुत हो रही है, यही केस ले लेते हैं, तो उसको वो फिर उसकी चेस्ट के एक्सरे करेंगे, यानी कि लंग्स वगैरह चेक करेंगे और अदर चीज़ें भी चेक होंगी. एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी हेल्थ केयर डिलीवरी वुड बी रेफरल from a family doctor or nurse practitioner to a medical specialist. जनरली क्या होता है कि प्राइमरी केयर वाले ही सबसे पहले पेशेंट को चेक करते हैं. अगर उनको लगता है कि इस पेशेंट को स्पेसिफिक केयर चाहिए, तो वो प्राइमरी केयर वाले सेकेंडरी हेल्थ केयर को रेफरेंस देते हैं, उनको रेफरल देते हैं फॉर अ स्पेसिफिक मेडिकल इशू दैट मे रिक्वायर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जो कि जनरली हॉस्पिटल्स तक का लेवल हम बोल देते हैं, जिसको हम आमतौर पे कह देते हैं कि पेशेंट को अब एडमिट होना पड़ेगा. तो इसके बाद नेक्स्ट जो है, दैट इज द टर्शरी हेल्थ केयर डिलीवरी. तो जैसे हमने पिछली पीपीटी के अंदर समझाया था आपको कि टर्शरी में क्या है, और स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं जिनको सुपर स्पेशलिटी वाले हॉस्पिटल्स डील करते हैं. हाईली टेक्निकल लेवल हेल्थ केयर दैट टेक्स प्लेस इन लार्ज रिसर्च एंड टीचिंग
हॉस्पिटल्स। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे रिसर्च और टीचिंग भी हो रही है, क्योंकि यहाँ तक जो लेवल्स आते हैं ना टर्शरी हेल्थ केयर के अंदर, वो लोग ही पहुँचते हैं जिनकी कोई स्पेसिफिक मेडिकल प्रोसीजर नहीं है, जिनके ऊपर मतलब कह लो कि कुछ इस तरह की बीमारी है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई या फिर उसका प्रॉपर से इलाज नहीं आया। So tertiary healthcare delivery usually takes place within the specialized care unit. Specialized care units के अंदर ही ये होती है, such as critical care unit and requires advanced diagnostic and treatment supportive services. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चाहिए, advanced infrastructure चाहिए, advanced level के doctors चाहिए, advanced level के nurses चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी है हमारे पास, जैसे कि ये क्वाटरनरी केयर। जब क्वाटरनरी केयर के अंदर जनरली क्या होता है, जो हेल्थ केयर होती है ना वो स्पेशलाइज सेक्शन में होती है और वहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन भी होती है ना, एक्सपेरिमेंटेशन मेडिकल या फिर एक्सपेरिमेंटेशन सर्जिकल प्रोसीजर्स भी इंक्लूड होते हैं, जो कि वो करके देखते हैं कि शायद पेशेंट इससे ठीक हो जाए। यानी कि ये लास्ट लेवल और यू कैन से द हाईएस्ट लेवल ऑफ द हेल्थ केयर है। तो ये हमारे 3 लेवल्स बन जाते हैं। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं, हाउ होम केयर केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब ये तो थी जो लेवल्स थे कि भाई बंदा बीमार हो गया, हॉस्पिटल में गया, उसको प्राइमरी केयर मिली, सेकेंडरी मिली, फिर टर्शरी मिली। अब होम केयर की एग्जिस्टेंस कैसे हुई? अब देखो, ध्यान से देखने की बात है, क्योंकि ये पीएसडब्ल्यू के लिए बेस बनता है ना। तो पीएसडब्ल्यू का काम यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से स्टार्ट हो जाता है। Over the years, the Canadian healthcare system has seen a shift in the focus from hospital care to home care. Traditionally, people entered healthcare system through hospitals. पहले लोग क्या करते थे कि कोई बीमार हो गया, वो हॉस्पिटल जाता था, फिर वो हेल्थ केयर के अंदर मूव करता था। अब क्या हो गया कि कुछ देर से ना ये चीज़ चेंज हो रही है, लोग होम केयर ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। Over the past 2 decades, the role and structure of the hospitals have changed dramatically. Operating a hospital requires a tremendous amount of money, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं ना। तो जनरली पेशेंट इतने एक्सपेंसेस बेयर करता है। जो पेशेंट होता है, ओल्ड एज पेशेंट हो गए या फिर कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको हॉस्पिटल का माहौल ही अच्छा नहीं लगता। एंड कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें हॉस्पिटल्स हाइजेनिक नहीं लग रहे, या फिर हॉस्पिटल में जाना हम कंफर्टेबल फील नहीं करते, आने जाने की दिक्कत है, या फिर उनका वैसे ही मन नहीं है ना। तो ऐसे कुछ रीजंस हो गए। मोर ओवर फाइनेंशियल तो है ही है। ओवर अ थर्ड ऑफ द हेल्थ केयर स्पेंडिंग गोज इनटू रनिंग हॉस्पिटल्स। अब 1/3 खर्चा है ना, अगर हम बोलें कि 1/3 टोटल एक्सपेंस जो होगा ऑफ द टोटल एक्सपेंस, तो वो हॉस्पिटल को रन करने में ही जा रहा है। मतलब उसकी क्लीनिंग होगी, उसकी मेंटेनेंस होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, एयर कंडीशनिंग होगी, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज होगी, मतलब थर्ड क्लास फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ की सैलरीज होगी। देयरफॉर इन ऑर्डर टू कट द कॉस्ट एंड मोस्ट प्रोविंशियल एंड टेरिटोरियल गवर्नमेंट हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स। अब टेरिटोरियल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो ग्रांट लेती है फेडरल से। अब वो फेडरल वाली ग्रांट से अगर सबको हेल्थ केयर फैसिलिटी ना दे पाए तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने सोचा कि कॉस्ट कट डाउन करें। कॉस्ट कट डाउन करने से उन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कम कर दिए। Hundreds of hospitals have closed, merged or been converted into other type of healthcare facilities. प्राइसेस फाइनेंशियल को कम करने के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करने के लिए, पार्टली टू सेव मनी एंड पार्टली एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। अब यहाँ पे देखो एक बेनिफिट भी है ना कि टेक्नोलॉजी ने इतना एडवांस कर लिया कि कुछ हेल्थ केयर सर्विसेज जो कि जनरली हॉस्पिटल्स में दी जाती थी अब वो घर पे ही पॉसिबल है। देन व्हाट इज द नीड टू गो थ्रू द हॉस्पिटल, तो वो घर पे ही होने लग गया। एंड ऑल्सो टू रिड्यूस द इन्फेक्शन रेट्स, इन्फेक्शन भी कम हो जाएगी। डेफिनेटली आप हॉस्पिटल में जाओगे, वहाँ पे हर तरह के लोग आ रहे हैं, बीमार लोग, हो सकता है इन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस कि आपको किसी और से कोई प्रॉब्लम, कोई इलनेस और कोई डिजीज हो जाए। So clients are now sent to home sooner after hospital procedures than they have used to be. अब सिस्टम क्या हो गया, जो क्लाइंट है वो हॉस्पिटल में आता है, अपना ट्रीटमेंट करवाने के बाद घर में जाता है। ठीक है, मतलब प्री और पोस्ट जो ट्रीटमेंट है वो सारा काम घर पे ही हो रहा है।
सिर्फ ट्रीटमेंट या फिर कोई सर्जरी है वो मेन पार्ट हॉस्पिटल में रह गया, तो इस पे एक्सपेंसेस भी कम हो गए, रेट ऑफ इन्फेक्शन भी कम हो गया, एंड जो पेशेंट है वो भी खुश है, और ये सारी चीज़ें बेनिफिट होगी। गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो गया कि जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं फेडरल गवर्नमेंट से जो ले रहे हैं, प्रोविंशियल और टेरिटोरियल टैक्सेस हैं, वो सभी के सभी ज़्यादा लोगों को हेल्प आउट करने में बेनिफिट दे रहे हैं। सो दिस वॉज द बेसिक हिस्ट्री की कहाँ से होम केयर की एग्जिस्टेंस हुई। अब इसके बाद देखते हैं मोर अबाउट द होम केयर। सो होम केयर, यहाँ पे डेफिनेशन आ गई। होम केयर इज हेल्थ केयर एंड सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पीपल इन देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस इंक्लूडिंग प्राइवेट होम्स, licensed लिविंग केयर फैसिलिटीज एंड असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज। तो ये 3 जगह हैं जहाँ पे आपको होम केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर। होम केयर इज द मोस्ट कॉमन ऑफ द कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज एंड सपोर्ट वर्कर्स आर नीडेड एंड आर एक्टिवली रिक्रूटेड टू वर्क इन ऑल होम केयर एरियाज। तो सभी PSW हैं जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो समझ ले कि यहाँ से डिमांड क्रिएट हुई कि भाई PSW हमें चाहिए होम केयर के लिए। तो दैट इज द रीजन। तो दिस पॉइंट इज द बर्थ प्लेस ऑफ, तो बर्थ प्लेस ऑफ किसकी बर्थ प्लेस है ये? ऑफ द PSW। तो यहाँ से उनका काम स्टार्ट होने लग गया। होम केयर वॉज द फर्स्ट क्रिएटेड टू प्रोवाइड केयर फॉर द पीपल हु नीडेड एट होम असिस्टेंस आफ्टर हॉस्पिटल डिस्चार्ज। तो पहले पहले किन के लिए थी? जो हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवा के आगे उनको घर पे असिस्टेंस चाहिए थी। टुडे होम केयर प्रोवाइड्स कम्युनिटी केयर सपोर्ट फॉर द होल रेंज ऑफ पीपल। अब अलग अलग प्रकार की सर्विसेज आ गई हैं होम केयर में। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई कपल है जिन्होंने अभी अभी मतलब पेरेंट्स बने हैं, तो वो कपल को भी एक होम केयर चाहिए बिकॉज टू नर्चर द न्यू बॉर्न किड। तो कोई मेंटल डिसऑर्डर वाला पेशेंट है, कोई ओल्ड एज पेशेंट है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये केयर ट्रीटमेंट वालों को ही चाहिए या जिनकी सर्जरीज हुई हैं उनको ही चाहिए या फिर ओल्ड एज वालों को चाहिए, तो यंग अडल्ट को भी चाहिए, छोटे बच्चों को भी चाहिए। हर तरह की होम केयर अब एग्जिस्टेंस में आ गई है। Clients include older person, families with children, people who are living with mental, physical और developmental disabilities। तो disabilities वालों को भी चाहिए। People with short term and long term medical conditions and people in recovery, rehabilitative और final stages of life ending disease। तो इन सब लोगों को अब home care चाहिए। Home care services provide assistance to families who need help with न्यू बेबी। ये पॉइंट मैंने अभी बताया था आपको। दे एनेबल पीपल विद डिसेबिलिटीज टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड गेट रेडी फॉर स्कूल और वर्क। दे हेल्प पीपल एडजस्ट टू डिसेबिलिटी एंड रिकवर फ्रॉम एन इलनेस। रिकवरी में, डेली असिस्टेंस में, ADLs परफॉर्म करने में, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग परफॉर्म करने में होम केयर चाहिए। फर्दर देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ होम केयर सर्विसेज। अब कैटेगरीज तो हमने बता दिया किन लोगों को चाहिए। होम केयर की क्या क्लासिफिकेशन है, अब वो यहाँ पे हम डिटेल के अंदर देखेंगे। पर्सनल केयर सर्विसेज, फर्स्ट कैटेगरी इज द पर्सनल केयर सर्विसेज। दीज non-medical services offered through the home care often by support workers include the following। कौन सी है? assisting with activities of daily living, ये मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पे ये नॉन मेडिकल, जहाँ पे मेडिकल सर्विसेज नहीं है भाई, डेली लिविंग, अब उठने बैठने के लिए, बंदा बूढ़ा है, बंदा फिजिकली डिसेबल्ड है, उसको उठना बैठना, मूव करना है, कार में बैठना है, ऐसी हेल्प के लिए जो होम केयर रखते हैं उसको बोलते हैं असिस्टिंग विद द एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। एग्जाम्पल बेदिंग, फीडिंग, मोबिलिटी एंड ड्रेसिंग। सेकेंड यहाँ पे कैटेगरी है प्रोवाइडिंग कंफर्ट केयर टू क्लाइंट्स हु आर डाइंग। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं कनाडा के अंदर जो डेथ प्रेफर करते हैं या फिर उनकी डिजीज़ या इलनेस इतनी ज़्यादा सीवियर है कि वो मरने वाले हैं, तो उनको कंफर्ट केयर चाहिए कि भाई किसी को वो टर्न दिलवा दिया, किसी को उठने में हेल्प करवा दी, है ना, मेडिसिन कंज्यूम करने में हेल्प कर दी। तो ये वाली सर्विसेज, तो ये हो गई हैं सारी पर्सनल केयर सर्विसेज। इसके बाद आती हैं होम सपोर्ट सर्विसेज।
So these services often provided by the support worker to clients who live at home include the following. कौन से लोग हैं? Assisting with home management, घर को साफ सुथरा रखने में, चीज़ें बिखरी हैं उनको जगह पे रखने में, मतलब होम को सेट करने में. Assisting with activities of daily living, ये आपको क्लियर हो ही गया. Assisting with taking medications, तो यहाँ पे मेडिकेशन वाला रोल भी आ गया. तो ये 3 टाइप की कैटेगरीज हैं. अगर ये आपको सर्विसेज मिल रही हैं तो ये कैटेगरी बनेगी होम सपोर्ट सर्विसेज. इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है प्रोफेशनल सर्विस. अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ प्रोफेशन के रिलेटेड आ गया. प्रोफेशनल सर्विसेज, थेरेपीज देनी है, कोई ट्रीटमेंट्स देने, प्रोवाइड द रिलेटिव हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स. फॉर एग्जांपल कोई नर्सिंग केयर देनी है ना, कोई फिजियोथेरेपी देनी है. येस, आई वाज सर्चिंग फॉर दिस वर्ड. फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है, जो एक्सपर्ट है, जो डॉक्टर है, उसने बता दिया कि ये मूवमेंट्स करने हैं एंड दोज मूवमेंट्स वो जाके क्या करता है, अपने घर पे करता है. प्रैक्टिस करवाने के लिए जो असिस्टेंस होती है साथ, वो होता है प्रोफेशनल सर्विस. जो पर्सन उनको हेल्प करता है कि आप सही से मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो. ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, जो बच्चे बोल नहीं पाते. न्यूट्रिशन काउंसलिंग, कुछ लोगों को यही नहीं पता लगता कि अपनी न्यूट्रिशियस डाइट कैसे कंप्लीट करनी है, तो वो उनको न्यूट्रिशनल काउंसलिंग की हेल्प चाहिए. सोशल वर्क, रेस्पिरेटरी थेरेपी, पैरामेडिकल एंड इमरजेंसी टेक्नीशियन, मेडिकल टेक्नीशियन. नेल केयर के लिए भी है. ये आजकल थोड़ा कॉमन हो गया जिन लोगों को नाखूनों में इन्फेक्शन हो जाती है, पैरों में, हाथों में, तो दे हैव टू रेगुलरली रिमूव दोज नेल्स. या फिर किसी को स्किन में भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे वो ट्रीट करना पड़ता है, अदरवाइज दिस थिंग इंक्रीजेस एट अ वेरी हाई रेट. तो उनको जनरली पर्सन चाहिए. जनरली ये सिंपल नेल केयर नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इन्फेक्शियस होता है. इन होम ब्लड टेस्टिंग, ब्लड टेस्टिंग करनी है घर पे, जैसे कि शुगर टेस्टिंग करनी है तो उसकी छोटी सी मशीन आती है, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज इट, या फिर खुद नहीं कर पाते, सो वहाँ पे उनको प्रोफेशनल केयर चाहिए. नेक्स्ट कैटेगरी इज सपोर्ट फॉर इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग. सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ एडीएल. इट इज IADL, इंस्ट्रूमेंटल. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया कि मान लो क्लाइंट है, वो कहीं आना जाना चाहता है, शॉपिंग करना चाहता है, तो आपने क्या करना है, जो होम केयर है वो क्लाइंट के साथ जाएगा, उसको हॉप शॉपिंग करने में हेल्प करेगा, उसके फाइनेंसेस मैनेज करने में भी हेल्प करेगा, बैंकिंग के प्रोसीजर्स, चेक भरना है, चेक लेके आना है, पेमेंट लेके आनी है, टीचिंग अ क्लाइंट हाउ टू फॉलो रेसिपी. तो ऐसी बेसिक चीज़ें, मतलब उनकी लाइफ के अदर एक्टिविटीज, दोज हु आर स्पेसिफिकली नॉन मेडिकल एंड नॉन असिस्टिव. असिस्टेंस नहीं चाहिए, बट यहाँ पे थोड़ा सा बोलते हैं कि साथ ही चाहिए उनका. दे नीड द प्रेजेंस और द यूज ऑफ ब्रेन, जहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग ना कर पाए, ऐसी एक्टिविटीज. नेक्स्ट इज द प्रोविंशियल और टेरिटोरियल रोल इन हेल्थ केयर. तो सबसे पहले हमने लास्ट प्रेजेंटेशन के अंदर हमने कवर किया था फेडरल रोल, वो फेडरल का रोल था. अब हम बात करेंगे प्रोविंशियल और टेरिटोरियल गवर्नमेंट का क्या रोल है हेल्थ केयर के अंदर. Each province and territory is responsible for developing and administering its own healthcare insurance plan. अब हर प्रोविंस और टेरिटरी ने अपना हेल्थ केयर प्लान बनाना, बिकॉज देयर आर डिफरेंसेस ऑफ द टैक्सेस. द प्रोविंशियल और टेरिटोरियल गवर्नमेंट finances and plans its healthcare services following the 5 basic principles outlined in the Canadian Health Act. कौन से 5 बेसिक हेल्थ केयर के ये प्रिंसिपल्स हैं, ये पिछली पीपीटी के अंदर आप देख लो, पार्ट 1 के अंदर मैंने करवाया हुआ है. 5 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है जी, वो सारे डिस्कस किए हैं. फॉर एग्जांपल, प्रोविंशियल एंड टेरिटरी गवर्नमेंट डिसाइड वेयर हॉस्पिटल और लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज विल बी लोकेटेड. अब ये गवर्नमेंट का काम है, उनकी टेरिटरी है, उनका प्रोविंस है, कहाँ पे उनको लगता है कि हमें हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर की फैसिलिटी बनानी चाहिए ताकि मैक्सिमम लोग उसको अवेल कर सके. एंड ऑर्गेनाइज, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, हाउ मेनी फिजिशियंस, नर्सेज एंड अदर सर्विसेज प्रोवाइडर्स विल बी नीडेड एंड हाउ मच मनी टू स्पेंड ऑन द हेल्थ सर्विसेज. कितने टैक्सेस वो कलेक्ट कर रहे हैं, उनसे वो कहाँ कहाँ पे सर्विसेज देंगे, क्या क्या सर्विसेज देंगे, और कैसे लोग रखने हैं, कितने लोग रखने हैं. तो ये सारा काम प्रोविंशियल और टेरिटोरियल गवर्नमेंट का हो गया. Provincial and territorial health insurance plans pay for hospitals and physicians cost. कितना कितना पे करेंगे, कौन सी कैटेगरी की इलनेस को पे किया जाएगा, ये सारा काम क्या हो गया प्रोविंशियल और टेरिटोरियल गवर्नमेंट का हेल्थ केयर के अंदर. सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ इंश्योरेंस प्रोग्राम. अब फॉर एग्जांपल आपको टीचर क्लास में पूछ ले कि भाई कुछ टेरिटरीज या फिर प्रोविंसेस के अकॉर्डिंग उनके इंश्योरेंस प्रोग्राम्स के नाम ही बता दो भाई, कौन से आते हैं. तो यहाँ पे है कुछ हैं, जैसे अल्बर्टा के अंदर आपको मिलेगा
अल्बर्टा हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्लान, ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर मिलेगा मेडिकल सर्विसेज प्लान, मैनिटोबा के अंदर मिलेगा मैनिटोबा हेल्थ, न्यू बर्न्सविक में मिलेगा मेडिकेयर, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर में मिलेगा न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर मेडिकल केयर प्लान, और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में एनडब्ल्यूटी हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्लान, नोवा स्कॉचिया में मेडिकल सर्विस इंश्योरेंस, नानुवुट में नानु हेल्थ केयर प्लान, ओंटारियो के अंदर ओंटारियो हेल्थ इंश्योरेंस, थोड़ा थोड़ा नाम अलग है, जनरल जो सर्विसेज हैं वो सेम ही हैं, सारी चीज़ें सेम है, थोड़ा थोड़ा फर्क है इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड सर्विसेज एज वेल एज द प्राइसेस, या फिर इंश्योरेंस प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ें वो कवर होंगी। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट, हेल्थ केयर चैलेंजेस, सप्लीमेंट्री सर्विसेज एंड ट्रेंड्स। यहाँ पे मेन बात यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, द कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम हैज़ कम अंडर स्ट्रेस इन रीसेंट ईयर्स, ये सबको पता है, कुछ सालों से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, लोग कह रहे हैं कि कैनेडियन हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ पुअर होती जा रही हैं, लोगों को टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। तो देखते क्या है, मैनी फैक्टर्स चैलेंज द कंट्रीज एबिलिटी टू प्रोवाइड क्वालिटी यूनिवर्सल हेल्थ केयर एंड दीज फैक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर, दे इंक्लूड द फॉलोइंग। अब कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहले है वर्कर शॉर्टेजेस, अब उनके पास लोग ही नहीं हैं जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। Many rural and remote areas face severe shortages of physicians, nurses and other health care workers. तो ध्यान से सुनो, फिजिशियंस की कमी है, नर्सेज की कमी है एंड अदर हेल्थ केयर वर्कर्स। यही एक रीज़न है कि बोलते हैं कि कनाडा के अंदर हेल्थ सेक्टर में जाओगे आप, अगर नर्स बनोगे, रजिस्टर्ड नर्स बनोगे या फिर पीएसडब्ल्यू बनोगे, तो आपकी डिमांड हमेशा हाई रहेगी ड्यू टू एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, ड्यू टू मेंटल इलनेसेस, ड्यू टू डिसेबिलिटी, लोगों को असिस्टेंस चाहिए ही चाहिए, एंड दिस इज द रीज़न ये वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है कनाडा के अंदर। The growing trend of the people moving to bigger cities leaves smaller communities in need of educated workers. तो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो बड़े सिटीज़ में मूव कर जाते हैं, छोटे सिटीज़ को भी अच्छे डॉक्टर्स चाहिए या फिर नर्सेज चाहिए। There is an increasing need for support workers in both rural and urban settings throughout many provinces. तो जैसे जैसे इमिग्रेशन हो रही है, लोग जा रहे हैं कनाडा के अंदर या फिर उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लोगों को वहाँ पे असिस्टेंस चाहिए ही चाहिए, एंड देयर इज ऑलवेज अ हाई टाइम डिमांड फॉर द हेल्थ केयर वर्कर्स। नेक्स्ट इज एजिंग ऑफ द बेबी बूमर जनरेशन। अब बेबी बूमर जनरेशन कौन सी है, जो 1945 से लेकर 1964 के अंदर जिन्होंने जन्म लिया। ये क्यों इंक्रीज हो गए बेबी बूमर्स, बिकॉज हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी साथ साथ इंक्रीज होती गई, इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। जो लोग फॉर एग्जांपल 0 से लिए, मतलब 1 साल से जन्म लिया, 50 पे या 60 पे डेथ हो जाती थी, अब वो उनकी 90 तक चले गए, तो ये एक्स्ट्रा 30 ईयर्स हैं जो यहाँ पे इनको मैनेज करने के लिए लोग चाहिए। Canadian society is aging. For the older population to live safely with the dignity and independence, the cost of our healthcare system will rise. तो ये healthcare system की यहाँ पे cost rise हो रही है। Next, increasing number of Canadians require care. कनाडा के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका नंबर इंक्रीज हो रहा है एंड उनको हेल्थ केयर चाहिए। People aged 65 and older are the fastest growing age group in the Canada. सबसे ज़्यादा क्या है, बूढ़े लोग हैं, 65 से लेके ओल्डर वाले, जो मैंने आपको बताया था। And this trend is expected to continue for decades. सालों साल चलेगा। Many of the today's older person live with one or more chronic health challenges, have mobility issues, experience a mental health problem for which they require medical intervention. तो जो लोग हैं बूढ़े हैं उनको मेडिकल इश्यूज ज़्यादा है, डिसेबिलिटीज ज़्यादा है, उनको हेल्थ केयर पर्सन चाहिए ही चाहिए। एजिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, अब भाई सिर्फ क्लाइंट्स की या रेजिडेंट्स की या फिर लोगों की ही हेल्थ एज नहीं बढ़ रही, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो एग्जिस्टेंस हैं, जो अभी कनाडा के अंदर अवेलेबल, वो भी तो बूढ़े हो रहे हैं, वो रिटायर हो रहे हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए भी तो लोग चाहिए। Healthcare workers are also aging. Many studies are investigating the effects of different types of work on the older bodies. One finding is that older workers have few injuries, but the injuries they have tend to be more severe. क्योंकि वो अपने उन्होंने सारी लाइफ दूसरों को हेल्प करने में निकाल दी, उनकी खुद की भी हेल्थ डिटेरियोरेट होती है, पीएसडब्ल्यूज की या फिर डॉक्टर्स की या फिर नर्सिंग की।
लॉन्ग वेटिंग लिस्ट फॉर सर्जरीज, डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिकल प्रोसीजर्स, ये पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें हमारे स्टूडेंट्स को पता है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। रिसेंटली ये पिछली सर्दियों की बात है, मेरी एक स्टूडेंट थी, शी फेल, उस आइस से स्लिप हो गई, उसके यहाँ पे आर्म में फ्रैक्चर आ गया एंड इट टुक लाइक 3 weeks टू गेट दैट मेडिकल अटेंशन बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर्स. So long waiting list for surgeries, diagnostic and medical procedures. Long waiting time cause stress and possible worsening of their conditions for many clients who need treatment. आपकी हालत भी खराब हो रही है, आपको ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, आपके ऊपर मेंटल स्ट्रेस भी है, मैं अपना काम पे रिज्यूम नहीं कर सकती, अपनी स्टडीज़ में रिज्यूम नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस है. लॉन्ग वेटिंग टाइम्स फॉर एडमिशन टू लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज. लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी के अंदर भी बहुत रश है. अगर वहाँ पे स्पेस क्रिएट होगी तो ही आप जाओगे, अगर ऐसी फैसिलिटीज़ होंगी तो ही आपको एंटरटेन किया जाएगा. Clients who are ill and waiting for long-term care placement must often stay in acute care hospitals because it is unsafe for them to live at home. वो घर पे नहीं रह सकते, वहाँ पे अनसेफ है, मेडिकल केयर ज़्यादा चाहिए तो उनको लॉन्ग टर्म वेट करना पड़ता है. ओवर क्राउडेड है, ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल यूनिट्स एंड emergency departments have resulted. To remedy the situation, many hospitals have restructured their care delivery to include continuing care units where these clients wait along लॉन्ग टर्म केयर एडमिशंस. तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स ने स्ट्रक्चर्स भी चेंज कर दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा को लोगों को हैंडल किया जा सके. बट स्टिल देयर इज़ अ नीड ड्यू टू ओवर क्राउडिंग, क्योंकि पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है. The steadily rising cost of care. So this is another reason कि rising cost of care. Definitely जो लोग असिस्ट करेंगे वो भी हाईली चार्ज करेंगे बिकॉज उनकी मेडिकल की स्टडी, डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है, यू हैव टू पे अ लॉट, यू हैव टू लर्न अ लॉट एंड फाइनली व्हेन यू गेट अ जॉब और यू स्टार्ट योर ओन वेंचर रिलेटेड टू हेल्थ केयर देन यू चार्ज ऑल्सो हेवीली. Of all the challenges facing the healthcare system, its rising cost is the greatest. Cost बहुत ज़्यादा भाई कनाडा के अंदर, you know it very well. अगर जो इंडियन स्टूडेंट है वो इसको देख रहे हैं ना तो उनको पता है. तो इस केस के अंदर जैसे मैंने अपने स्टूडेंट की एग्जांपल बताई थी कि जिसकी आर्म में फ्रैक्चर हो गया था, उसकी वहाँ अगर कनाडा के अंदर वो ट्रीटमेंट करवाती, इट वाज सो कॉस्टली दैट अगर उसकी बजाय वो इंडिया में आती, शी वुड हैव कम फ्रॉम द फ्लाइट, गॉट ट्रीटेड एंड कुछ दिन रहने के बाद अपना वापस फ्लाइट से चली जाती तो भी उसके पास पैसे बच जाते. सो दिस इज द कॉस्ट, यू कैन मेक एन आइडिया. Drugs and technology that help treat diseases and disabilities are better than ever before. However, these see advantage come at the high price. ठीक है, ड्रग्स improve हो गई हैं, अच्छी दवाइयाँ मिल रही हैं, बट वो कॉस्टली भी हैं. So the cost of developing them is high. That is the reason. Building and labor costs too are always spiraling upward, and taxpayers bear the बर्डन. तो ये भी एक एक्स्ट्रा रीज़न हो गया क्योंकि दवाइयाँ हैं, हेल्थ केयर इम्प्रूव हो गया, बट दोज थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव. अब हम बात करेंगे हेल्थ केयर ट्रेंड की. तो ट्रेंड देखो, टू रिड्यूस सम ऑफ द प्रेशर्स प्लेस्ड ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम, न्यू वेज ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू द कैनेडियंस विद इन द इंटेंट ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी केयर व्हाइल अवॉइडिंग नीडलेस स्पेंडिंग. पैसा खर्च करने बिना अच्छी क्वालिटी मिल जाए, उनके अकॉर्डिंग मिल जाए. तो यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेंड्स चेंज हुए. इंस्टेड ऑफ कैनेडियंस रिलाइंग ऑन हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स, देयर इज अ ट्रेंड टूवर्ड प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेटिव केयर इन क्लिनिक्स, इन हेल्थ केयर सेंटर्स एंड थ्रू होम केयर. होम केयर, हेल्थ केयर सेंटर्स और हेल्थ केयर सेंटर्स के अंदर, स्पेशली क्लिनिक्स के अंदर ऑल्टरनेटिव मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं. Many families now seek medical services not only from doctors but also from nurse practitioners. अब डॉक्टर्स के पास जाने की बजाय कुछ ट्रीटमेंट्स नर्सेज से ही मिल रहे हैं. Medical advances have led to more surgical procedures being done through day surgery on an outpatient basis. तो OPD basis पे ही मेन सर्जरीज होने लग गई हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी चेंजेस एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेल्थ केयर फंडिंग, द नंबर ऑफ एक्यूट केयर हॉस्पिटल बेड्स हैज़ डिक्रीज. तो यहाँ पे एक्यूट केयर वाले बेड्स हॉस्पिटल में कम हो गए हैं, उससे काफ़ी कॉस्ट्स डाउन हो गई हैं. This decrease, however, has led to hospitals overcrowding in some communities
where there are not yet sufficient community services. पर कुछ कम्युनिटी सर्विसेज यहाँ पे अभी भी कम है. दिस इज द रीज़न वहाँ पे हॉस्पिटल्स अभी भी ओवर क्राउडेड हैं. तो ये करंट ट्रेंड चल रहा है कनाडा के अंदर 2025 में अबाउट द हेल्थ केयर सिनेरियो. सो ऑल्टरनेटिव हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस यहाँ पे आ गई हैं. जो हमने अभी बात की थी वो क्या है, कौन सी हैं, लेट अस सी. ऑल्टरनेटिव हेल्थ practices are health treatments that have not been taught or practiced in the traditional medical communities and offer therapies that differ from standard medical practices. मतलब स्टैंडर्ड मेडिकल प्रैक्टिसेस के अंदर कुछ चीज़ें अलग होती हैं. फॉर एग्जांपल आपको कोल्ड हो गया तो वो आपको बोलेंगे कि भाई आप अपनी कोल्ड के लिए मेडिकेशन ले लो, एडविल ले लो या बैठ जाओ, वट एवर एनीथिंग. ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई जो कि जिनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेडिकल प्रैक्टिसेस. इनके अलावा कुछ और चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल बोल देते हैं इंडिया के अंदर आयुर्वेदा में बोलते हैं दैट यू हैव जिंजर टी, तो उससे आपका बेनिफिट हो जाएगा. तो ये चीज़ क्या हुआ, ये हुआ ऑल्टरनेटिव हेल्थ प्रैक्टिस. दे इंक्लूड मसाज थेरापीज. किसी को प्रॉब्लम है, यहाँ पे पेन हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग मसल रिलैक्सेंट और पेन किलर्स वो यहाँ पे मसाज थेरापीज यूज़ करते हैं. होम्योपैथी, हर्बल मेडिसिन इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ द कैनाबिस. तो कैनाबिस की भी यूज़ है बट दिस इज अगेन गवर्न, बहुत ही लाइसेंस्ड पर्सन है वही यूज़ कर सकते हैं. एंड एक्यूपेंचर. तो ये कुछ ऐसी ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन आ गई जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है. These practices are gaining widespread acceptance by the same medical community, also known as Western medicine के नाम से. जो हमारी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है, वेस्टर्न मेडिसिन कम्युनिटी, वहाँ पे भी पॉपुलर हो रहे हैं. वो भी डॉक्टर्स रेकमेंड कर रहे हैं कि आप ऑल्टरनेटिव हेल्थ केयर के और जाएं, तो ऑल्टरनेटिव हेल्थ प्रैक्टिसेस को अपनाएं तो शायद आपको बेनिफिट हो जाए विदाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ द वेस्टर्न मेडिसिन that once disregarded them and are now often ordered by physicians and used in the conjunction with traditional treatments. तो यहाँ पे भी उसका यूजेज बढ़ गया है. Many of these services are also known now covered by some provincial and territorial healthcare plans. तो provincial और territorial healthcare plans ने भी इसको cover कर लिया, आपको added advantage मिल गया. डिसेंट्रलाइजिंग डिसीजन मेकिंग ऑन हेल्थ केयर डिलीवरी. अब डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्हेनेवर वी गो फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्थ ट्रीटमेंट. तो वहाँ पे डिसीजन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है और इस चीज़ को डिसेंट्रलाइज कर दिया. तो आइए देखिए कैसे किया. मोस्ट प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज हैव ट्राइड टू कंट्रोल कॉस्ट कंट्रोल की है एंड इम्प्रूव द डिलीवरी ऑफ डिसेंट्रलाइजिंग डिसीजन मेकिंग ऑन हेल्थ केयर डिलीवरी टू द रीजनल और लोकल बोर्ड लेवल. लोगों को रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे ये हेल्थ केयर के रिलेटेड अगर कोई डिसीजन मेकिंग करनी है तो वहाँ पे भी डिसेंट्रलाइजेशन कर दी. तो मतलब उस डिसीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि वो अगर ज़्यादा लोग उसमें वोट करेंगे तो वो उनके फेवर में वो कंटिन्यू कर सकते हैं. सच रीजनल अथॉरिटीज़ आर मैनेज्ड बाय elected and appointed members who oversee hospitals, long-term care homes, home care and public health services in their area. यानी कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो हेल्थ केयर के साथ रिलेटेड है. ये नहीं कि किसी नॉन रिलेटेड पर्सन ने डिसीजन ले लिया, तो हेल्थ केयर वाले पर्सन ही हैं जो यहाँ पे डिसीजन लेते हैं. As part of these reforms, provincial and territorial governments are now focused on two areas: health promotion, disease prevention, और सेकंड है होम केयर. तो ये दो चीज़ों के ऊपर फोकस आ गया. अब प्रोविंशियल और टेरिटोरियल गवर्नमेंट का क्या है, पहला क्या है, दैट इज़ द हेल्थ प्रमोशन. हेल्थ को प्रमोट किया जाए कि अच्छी हेल्थ कैसे ली जाएगी. एंड डिजीज़ प्रिवेंशन, डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट किया जाएगा. अब वेट नहीं किया जाता कि डिजीज़ होगी और उसको ट्रीट करेंगे. अब वेट किया जाता है कि भाई पहले ही ऐसे मेजर्स ऑप्ट करो, ऐसा लाइफस्टाइल ऑप्ट करो कि आपकी डिजीज़ हो ही ना, डिजीज़ प्रिवेंट हो जाए, हेल्थ प्रमोशन होती रहे. एंड होम केयर, अगर कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो होम केयर के साथ ही उसका इम्पैक्ट कम कर दिया जाए. सो हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन बन गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक. तो हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ को प्रमोट करना, डिजीज़ प्रिवेंशन, डिजीज़ को कम करना. तो ये कैसे हो रहा है. ट्रेडिशनली द पर्पस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम हैज़ बीन टू डायग्नोज, ट्रीट एंड क्योर. सबसे पहले क्या था, हेल्थ केयर के अंदर डिजीज़ को डायग्नोज किया जाता था, फिर उसको ट्रीट किया जाता था एंड उसको क्योर किया जाता था.
बट अब मैंने बोल दिया कि ये चीज़ क्या हो रही है कि इसको प्रिवेंट किया जा रहा है. A more recent approach to healthcare, however, involves developing ways to promote health and prevent diseases from occurring. भाई डिजीज हो ही ना, अगर नहीं हो रही तो फायदा नहीं है. इट्स वेरी गुड कुछ ऐसे पहले से ही मेजर्स अडॉप्ट कर लिए जाएं कि डिजीज ही ना हो. So preventing illness and injury while keeping people healthy is more effective and cheaper than providing treatments in hospital. ये हमेशा ही cheaper रहा है. आप अगर बीमार हो गए वहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा खर्चे पड़ जाएंगे, बीमारी लग गई तो बहुत खर्चे पड़ जाएंगे. बट अगर आप कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें, फॉर एग्जांपल अगर जैसे रिसेंटली कोविड-19 था तो वहाँ पे वो बोलते थे दैट यू वॉश योर हैंड्स, कीप अ डिस्टेंस, डू नॉट स्नीज, कवर योर नोज, ये सारी चीज़ें अगर उन प्रिवेंशन को आप प्रिवेंटिव मेजर्स को आप अडॉप्ट करते हैं तो आपको कोविड-19 जैसी बीमारी का कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी भी सिवियर इश्यूज, हेल्थ इश्यूज को फेस नहीं करना पड़ेगा. हेल्थ प्रमोशन रेफर्स टू स्ट्रेटजीज दैट इम्प्रूव और मेंटेन हेल्थ एंड इंडिपेंडेंस. सो यहाँ पे डिजीज प्रिवेंशन की बात आ गई. डिजीज प्रिवेंशन क्या है जी? सॉरी पहले हेल्थ प्रमोशन को डिफाइन कर देते हैं. हेल्थ प्रमोशन के अंदर क्या है, स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, कुछ अप्रोचेस यूज करते हैं, कुछ मेथडोलॉजीज यूज करते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस यूज करते हैं ताकि क्या हो, इम्प्रूव हो और मेंटेन हो. क्या चीज़ है? आपकी हेल्थ और इंडिपेंडेंस. आप इंडिपेंडेंट भी रहें, हेल्थ भी आपकी अच्छी रहे, ये चीज़ यहाँ पे मेन कॉन्सेंट्रेशन होता है. तो इसके अंदर हेल्थ प्रमोशन में आ जाता है. Next is disease prevention. Refers to strategies, approaches, techniques, methods that prevent the occurrence of disease or injury. भाई disease नहीं होएगी, injury नहीं होएगी, वो चीज़ों से benefit होता है. Health promotion and disease prevention are now important functions of Canada's healthcare system. तो कनाडा हेल्थ केयर सिस्टम ने अपने आप को कैसे इम्प्रूव किया, ये दो चीज़ों को अडॉप्ट करके. वन इज हेल्थ प्रमोशन, डिजीज प्रिवेंशन, एंड सेकेंडली होम केयर. सो पॉलिसीज भी हैं यहाँ पे कुछ हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए. सो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, आपको फ्लू शॉट्स दे दिए, आप पहले ही इम्यूनाइज हो गए हो, आपको सर्दियों में फ्लू नहीं होगा, है ना. प्री नेटल एंड पेरेंटिंग क्लासेस दे दी, लोगों को एडुकेट कर दिया कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो बच्चों को प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, न्यू बॉर्न्स को इश्यूज नहीं आएंगे, या पेरेंटिंग में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. इंफॉर्मेशन कैंपेन्स टू रिड्यूस ड्रिंकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अनसेफ सेक्स एंड टोबैको यूज. तो कुछ इंफॉर्मेशन कैंप्स लगा दिए वो चीज़ें करने के लिए ताकि आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाए एंड आप वो गलतियां ना करो जिनका आपको नहीं पता लगता पर इम्पैक्ट आपके फैमिली के ऊपर या आपके बच्चों के ऊपर है. तो इन चीज़ों को भी बंद करने के लिए कैंपिंग की जा रही है इंफॉर्मेशन रिलेटेड. Efforts to improve housing, decrease poverty, monitor drinking water for safety and protect the environment. तो environment को clean रखोगे, health अच्छी रहेगी, सेफ वाटर ड्रिंक करोगे, सेफ फूड ड्रिंक खाओगे तो वो भी आपकी हेल्थ को मेंटेन करेगा. पॉवर्टी कम रखनी है, खुद अवेयर रहना है, टाइम पे काम करना है, अपनी अर्निंग फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं, और हाउसिंग, घर को कैसे ठीक रखना है ताकि आपके एक्सपेंसेस कम रहे, आपका एनवायरनमेंट क्लीन रहे, आपको हैबिटेबल एनवायरनमेंट मिलता रहे. सो ये सारा कुछ यहाँ पे आ गया हेल्थ प्रमोशन और डिजीज प्रिवेंशन के अंदर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग. अगर आपको भी किसी भी असाइनमेंट के अंदर हेल्प चाहिए, द नंबर इज अवेलेबल ऑन द स्क्रीन, दैट इज 9463628940. आप हमें कंसल्ट करें, आपके लिए जो हमारी असिस्टेंट सर्विसेज हैं वो अवेलेबल रहेंगी. Thank you everyone. Reach to us if you require any help.